ये साहस मेरा इस नाते बना क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। क्योंकि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां होती है दिमाग से होती है। आप सभी को जो जीवन में ठीक लगता होगा फिर ठीक ही लगता होगा, उसके अलावा कुछ ठीक नहीं लगता होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। आज मुझे 500-600 वोट से कम वोट मुझे कभी नहीं मिले, लेकिन मुझे उन लोगों के मत मिले जो लोग कचहरी को परिवार मानते हैं और कचहरी से होने वाली आय से ही अपने परिवार को चलाते हैं। इसलिए वो लोग मुझे पूरी ताकत के साथ मत देते हैं। मेरा विश्वास है कि जिस दिन वो जागेंगे अपने साथ 2 लोग और जोड़ देंगे तो मेरे बराबर मत किसी को नहीं मिलने वाला। मैं निश्चित रूप से लड़ाई को जीतूंगा। और आप देखिए इस बार की लड़ाई आपकी है। मैंने कैंपस में मैं आपके क्षेत्र में भी घूम रहा हूँ। यहाँ जितने भी लोग आए हैं किसी का मेरा कोई एप्लीकेशन उनके ऊपर नहीं, सब लोग लगाव में आए हैं। सबको लगता है कि एक ऐसा आदमी हमके सामने खड़ा है जिसमें सही करने का साहस है। और जब देखिए इस निलंबन के बाद भी मैं रुका नहीं। जब निलंबन अपना ठीक करा दिया, चुनाव नहीं होने दिया। मैंने कहा जब तक निलंबित रहूंगा चुनाव नहीं होने दूंगा। छाती पे पैर रख के चुनाव होगा। लोगों ने मेरा नींव बनाया। लोगों ने कहा इस कचहरी का चुनाव तो तब होगा जब पवन छाएगा। ये मेरा नींव था, लेकिन ये बात मैंने सही साबित करके बताई कि मैं एक अधिवक्ता हूं, मेरे पास कलम है। जिस दिन मैं जैसा चाहूंगा वैसा करने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। ईश्वर मेरे साथ था। चुनाव तब हुआ तो मेरा निलंबन वापस हुआ। मेरे दिमाग में बात घटी कि 3 घंटे में 90% वोट। चुनाव होगा, शुचिता के साथ होगा, ईमानदारी से होगा। परिणाम पे मेरा फोकस नहीं था। पिछले साल आपने देखा अंदर मिलिट्री वाले रिटायर्ड अधिकारी बिठा दिए मैंने, जो हमारे पूर्व सैनिक थे। लड़कों से मैंने आपका QR कोड का मैंने फंडा निकाला, QR कोड स्कैन करवाया। एक भी पैसे की बेईमानी नहीं। मैं चुनाव हारा, नो डाउट मैं चुनाव हारा। किसी गुनागणित में चुनाव कहीं और से हुआ, लेकिन चुनाव ईमानदारी से हुआ। हर व्यक्ति पूरे शहर का, पूरे कानपुर बार एसोसिएशन का, यहाँ बैठे लोगों को मैं छाती में हाथ रख के देखो, क्या आप कभी ये मानते थे कि कानपुर बार एसोसिएशन का चुनाव भी शुचिता पे हो सकता है? नहीं। पीछे लोग खड़े रहते थे, भाई साहब इस पे कट्टम लगा दीजिए। कभी कलम खींची और हाथ से कट्टम लगा देते थे। होता था कि नहीं होता था? अपने आप से लगा देते थे आपका बैलेट पेपर छीन के। भैया ने कहा चुनाव में अब कोई ताकतवर व्यक्ति वहां खड़ा नहीं हो सकता। ये मेरी उसको चुनौती है, क्योंकि यह भी चुनाव पवन तिवारी का है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे अपने बीच में काम करने का अवसर दो। मैं परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता हूं। तो मैंने उसके कई प्रमाण आपके सामने दिए हैं। बिना प्रमाण के मैं आपसे परिवार का नेतृत्व तो नहीं मांग रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं चाहूंगा वो करके दिखाऊंगा। कोरोना काल में आप सभी लोगों को याद होगा, सारे के सारे लोग घरों में दुबके बैठे थे। एक दिन हम भी दुबके बैठे थे, मेरी भी जान संकट में थी, क्योंकि औलाद का चेहरा तो है नहीं, शरीर है नहीं मेरा। एक दिन मेरे मित्र अश्विनी त्रिपाठी जी हैं, आप सभी लोग उनसे परिचित हैं। फोन पे हम लोगों की बात हुई, लगा यार लीगल कुछ करना चाहिए। सरकार के पास हमारा अधिवक्ता कल्याण निधि का काफी पैसा रखा हुआ है। हम लोगों की आपस में बात हुई, एक रिट ऑनलाइन बना के हम लोगों ने दाखिल कर दी। और वो रिट इस भाव से दाखिल की गई कि यार लड़ाई लड़ी जाएगी, कुछ शुरू तो किया जाए। कितना पैसा सरकार के पास पड़ा रहता है उसका कोई उपयोग अधिवक्ताओं के लिए नहीं। रिट दाखिल हुई, DM तिवारी जी थे, ब्रह्मदेव तिवारी, उनके जाके हमने गुड़ा भाग से अपने हाईकोर्ट जाने की परमिशन कराई। हम अश्वनी जी, हमारे जूनियर अभिषेक जी और एक कोई और था, 3-4 लोग हम लोग 2 गाड़ियों से निकले। कौशाम्बी के पास पुलिस, क्योंकि एक जिले की परमिशन होती थी उस समय, स्थितियां दूसरी थी। मार खाने से बचे हम लोग, क्योंकि पुलिस से अभिषेक भाई का झगड़ा हो, उनको लगा कि हमसे, और चूंकि धूप में खड़े थे उनको ये लगता था कि हम जितना रोकेंगे उतना बेहतर होगा, लोग नहीं निकलेंगे। वो हमारी बात समझ नहीं रहे थे। हम समझाना चाह रहे थे कि भाई हम अच्छे काज के लिए जा रहे हैं, ये है वो है, हमारे पास परमिशन। अर्जन हो गई। हम पूरे 4-5 लोग मार खाते खाते पुलिस से बचे, क्योंकि हम लोगों ने फिर हाथ जोड़ के उनको समझाया। खैर वो समझे। हम वहां जब उच्च न्यायालय पहुंचे तो हम लोग जैसे गांव में यात्रा करने के लिए जाते तो लोग रोटी रोटी बांध के जाते थे, उसी तरीके हम रोटी रोटी बांध के गए थे। वहां हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर हम लोगों ने रोटी रोटी खाई, इंतजार करते रहे। शाम को करीब 3:30-4 बजे के आसपास चीफ के यहाँ से कोई निकला। इस समय इलाहाबाद आगरा के पीछे हैं बंसल साहब, आशीष बंसल ने कहा कि यार तिवारी जी आपकी रिट को डिक्लाइन कर दिया।
अब डिक्लाइन सुनने के बाद खून चल गया। एक तो इतना साहस, इतनी हिम्मत जुटा के आए थे कि आज कुछ अच्छा करेंगे। चूंकि स्वाभाविक रूप से हम सब लोग थोड़ा आवेग वाले व्यक्ति हैं, दिमाग में कोई बात सटक गई तो सटक गई। मीडिया मैनेजमेंट हमारा पूरा था, हमने मीडिया के सामने एक इंटरव्यू दिया। अश्विनी जी को मैंने हटाया जो कि अधिवक्ता परिषद के बड़े पद पे काम कर रहे थे, सरकार इनके मन विचार की थी। मैंने कहा भाई आप हटो, और वो स्वयं भी हटे। मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने चीफ के खिलाफ इंटरव्यू दिया, उनके घर के ऊपर पूरे देश में चला उस दिन, शायद आप सभी ने देखा होगा। मैंने कहा कि मुझे इस बात का क्षोभ है कि एक महत्वपूर्ण मसले की रिट को चीफ ने सुनने से डिक्लाइन कर दिया, जबकि आतंकवादियों के मुद्दे पर उन्होंने सो मोटो ले लिया कि लखनऊ में आतंकवादियों के फोटो जो सरकार ने लगा दिए, हम उनके आदेश पर, उनके निर्देश पर अपने घरों पर बैठे हैं, तो क्या मेरा अधिकार नहीं कि मेरे जीविका के प्रकरण पर मैं एक संवेदनशीलता के साथ इस रिट पर विचार करें? पूरे देश में रिट चली, मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट की भूमिका बनी, खैर अड़चन बढ़ी, कुछ हाईकोर्ट के जस्टिसों ने हस्तक्षेप किया, अश्विनी जी का भी अपना प्रयास रहा, हम सब लोगों का प्रयास रहा। उसी चीफ ने उस रिट को एडमिट किया, सो मोटो लिया, और परिणाम ये हुआ कि रिट 4-5 महीना मेरिट पर लड़ी गई। उसी रिट में 3 जून को एक बात समझ में आई। अब्दुल रज्जाक साहब हमारे बार काउंसिल के वो प्रतिनिधि थे जो अधिवक्ता कल्याण निधि का काम देखते थे। उन्होंने बातों बातों में झोंक में ये कह दिया कि साहब हमारी तो स्थिति ये है कि लगभग 5 सालों से जो अधिवक्ताओं की विधवाएं हैं उनका पैसा भी हम नहीं दे पाए। चीफ ने पूछा भाई क्यों नहीं दे पाए? बोले 5 कितना देते थे? बोले 5-5 लाख रुपया। बोले क्यों नहीं दे पाए? पूछा गया कितना पैसा सरकार के पास है? बोले सरकार के पास लगभग 345 करोड़ रुपया। बोले 345 करोड़ रुपया संचित है और आप 5-5 लाख रुपया उनका नहीं दे पाए। बाद हम लोगों ने और छोका लगाया। चीफ ने कहा आज 3 तारीख है, 28 तारीख को लगा रहा हूँ, सारी जितनी विधवा कल्याण की जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग है निस्तारित करके आना, नहीं सबको ठीक कर दूंगा। 28 जून तक पूरे प्रदेश की लगभग 577 विधवाओं का पैसा निर्गत हो गया, उनके अकाउंट में पहुंचने कोरोना काल में। हुआ ना इस कलम की ताकत, इस पागलपन का ही था ना। पूरे प्रदेश से कानपुर को आशीर्वाद मिला। और सुनिए, लड़ाई आगे बढ़ी, कहीं कुछ बुरा भाग हो गया। हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी 1 करोड़ रुपया साझा कराया और 250 करोड़ रुपया जारी हुआ, जिसमें कानपुर को भी 55 लाख रुपया मिला। और आपके यहाँ के 1700 लोगों को, हाँ ये बात सही बता रहे हैं सुनी जी, बैठिए प्लीज, कि मुख्यमंत्री के पिताजी का निधन हुआ था, उसके बाद भी रात्रि में उन्होंने पैसा निर्गत किया चेक से साइन करके। वो 55 लाख रुपया मिला अधिवक्ताओं को। कपिल देव सचान महामंत्री थे, उन्होंने जिसको भी दिया होगा वो अधिवक्ताओं को दिया गया। मेरा उसमें कोई फोकस नहीं था, लेकिन वो पैसा मैंने बार काउंसिल के खाते में नहीं जाने दिया, मैंने डायरेक्ट जिला बारों को पहुंचवाया सरकार से। कानपुर देहात को मिला, पूरे प्रदेश को मिला, यानी पूरे हिंदुस्तान में केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जहां कोरोना काल में अधिवक्ता कल्याण निधि का पैसा मिला, सभी को मिला। साहस था, मन में विचार था कि जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, अगर ठीक कर रहा हूं तो ईश्वर मेरे साथ है, और ईश्वर ने मेरा साथ दिया, एक अच्छा काम हुआ, पूरे कानपुर को गौरव मिला। इसी तरीके आप सब लोगों को पता है कि मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, बाकी काम भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम है, कुछ सुकान विभाग मेरे पास है। मेरे मन में बात आई कि आप जैसे परिवार के लोगों के अगर पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तो इलाज कराने में तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो हमने बैठे बैठे ये कहा कि यार हमारे अपने कैंट के अस्पतालों में अगर अधिवक्ताओं को अगर हम थोड़ी सुविधा दिला सके तो कैसे होगा। मैंने कमांडर को राजी किया, सीओ कैंट को राजी किया, और सीजीएचएस रेट पर मैंने सुविधाएं दिलाने के लिए एक उनसे परिपक्वता के आधार पर बातचीत की, उनके साथ एक सेल्फ एग्रीमेंट किया और एक प्लेटिनम हेल्थ कार्ड जारी कराया। लायंस एसोसिएशन के हाल में सीओ कैंट और कमांडर कानपुर कैंट, तो बड़ी बात थी, अलीगल काम था, करने के लिए समर्थ नहीं थे, लेकिन अपने विश्वास के आधार पर अच्छा काम था। आप सभी लोग साक्षी हैं, मैंने वो कार्ड उनसे जारी कराया। कानपुर में 12-13 अधिवक्ताओं को, किसने लाभ लिया किसने नहीं लिया, 1 साल के लिए था, लेकिन मेरे मन में भाव था कि अपने परिवार को दूंगा, क्योंकि मैं आपको अपना परिवार मानता हूं। मैंने जारी कराने का प्रयास किया। तो मैं सिर्फ आपको विश्वास में सिर्फ इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि तमाम प्रकार के मायावी मारीच
इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, वो आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई मामला मेरी जाति का है, मामला मेरे परिवार का है, मामला मेरे गैंग का है, मामला सीधे सीधे अपने परिवार का है। चुनाव देने जाना, चुनाव में वोट देने जाना तो बाप बन के जाना, बाप ये मान के जाना कि मैं परिवार का पिता हूं, और परिवार का पिता बन के जब सोचोगे तब बिल्कुल सही काम करोगे। अपने खुद के जने 4 बेटे होते हैं, परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ हम उसको देते हैं जो बेटा उस परिवार की मान मर्यादा को आगे बढ़ा सकता है। तो यहाँ परिवार की जिम्मेदारी जिसे आप देने जा रहे हो, आप देख लेना उसके हाथ में जब ताकत देना तो ये देखना कि वो किसी गैंग का सदस्य नहीं है, वो किसी ताकतवर आदमी के लिए काम नहीं कर रहा है, जो आपके परिवार के लिए काम करे, जो आपको परिवार माने, जो आपको परिवार का हिस्सा माने, जो आपको परिवार की तरह समझे, उसे अपना मत देना। अगर मैं उस श्रेणी में हूं तो मुझे मत देना। आपको एक घटना बताऊं मैं, एक परिवार की कल एक महिला बहन कार्यक्रम में रही होगी, आपने सुना होगा, एक महिला बहन का एकदम से अचेत अवस्था हो गई। मैं संयोग से उस दिन भी मैं और अश्विनी जी साथ में थे, हम लोग पटरे पे उठा के उनको लेके आए, बड़ी मुश्किल से अश्विनी जी ने कहीं से एम्बुलेंस अरेंज की, लेके गए, बड़ी कठिन परिस्थिति में उनका कुछ हुआ। सरिता द्विवेदी जी नाम सब लोग जानते होंगे, कल उन्होंने अपने भाषण में भी, मेरे कार्यक्रम में था, मेरे भाषण में भी अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि पवन जी ने मेरी इस प्रकार चिंता की। मुझे लगा इतनी बड़ी बात, इतना पैसा, इतना संघर्ष, चुनाव में शराब और पार्टियों की लाइन, एक व्हील चेयर नहीं, मैंने उसी दिन व्हील चेयर खरीद के दी और मैंने ये घोषणा की कि जिस दिन सदन में आपने मुझे प्रतिनिधि के रूप में चुना, 2 एम्बुलेंस मैं 365 दिन और 24 घंटे के लिए करवा, और वो आपके अपने खुद के परिवार के लिए होगी। आप जहां चाहे उसे उपयोग कर सकते हो, बाहर की अपनी संपत्ति नहीं होगी। दूंगा मैं खुद। अभी मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उस बैग का उपयोग कहां होगा मुझे कुछ पता नहीं, वो व्यक्तिगत जीवन के लिए उपयोग हो जाएगा। मैं 2 एम्बुलेंस तत्काल देने वाला हूं शपथ ग्रहण से, एक मैं और एक मेरे मित्र सहमत हैं। पानी क्लिनिक जो बंद पड़ा है वो आपकी जरूरत है, जुकाम, खांसी, छोटी मोटी बीमारियों के लिए योगेश स्वरूप जी ने अपने पिताजी की स्मृति में पाली क्लिनिक का निर्माण कराया। आज वो पाली क्लिनिक में कर्मचारी रहता है। इतनी विडंबना, इतना बड़ा परिवार है, उस परिवार में एक छोटा सा अपना क्लिनिक है, वह भी नहीं चला पा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो क्लिनिक बहुत समृद्ध रूप से चलेगा, इतने अच्छे ढंग से चलाऊंगा उसे कि आपको किसी डॉक्टर के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जो डॉक्टर आपके लिए जरूरी होगा वो वही खड़ा मिलेगा। दवाएं पूरी तरह निःशुल्क होंगी, किसी दवा के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। उसका मैनेजमेंट जिस प्रकार से होगा वह मैं करूंगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए मेरी जिम्मेदारी है। आप विश्वास रखिए, आपको दवाएं भी सर्व सुलभ रूप से वहां मिलेंगी, ये मेरी प्राथमिकता है। इसके अलावा मैं 5 लाख का मेडिक्लेम बीमा आप सबको देने वाला हूं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे परिवार का कोई भी प्रतिनिधि अगर जिस दिन बीमार पड़ता है तो अगर हफ्ते भर तक वेंटिलेटर पे रह जाए तो 7वें 8वें दिन परिवार सोचता है या तो चले जाए या ठीक हो जाए। मित्रों, इस परिस्थिति में मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा। मैंने पूरा सेटअप मेरे दिमाग में है। मैं 5 लाख का मेडिक्लेम बीमा अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को, अपने खुद को भी शामिल करते हुए मैं परिवार को दूंगा, यह मेरा विश्वास है। इसके अतिरिक्त आप यह भी विश्वास रखिए कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो ये कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं आपको एक और विश्वास दिलाता हूं कि मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, चाहे वह गलत हो या सही हो, जब तक प्रशासन मुझे विश्वास में नहीं ले लेगा, यानी बार को विश्वास में नहीं ले लेगा, तब तक यह एफआईआर दर्ज नहीं होने दूंगा। और अगर दर्ज हो गई तो करारा जवाब दूंगा। एक दिन भी हड़ताल नहीं होगी। हड़ताल की बात